लास्ट क्लास में हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे, या करवाया था कि नहीं कराया था? ये बोल दिया था, कर लिया होगा तुम लोगों ने। हैं, 6 क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने सबने? बताओ। पलक क्या कहा बेटा? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई बेटा मेरे पास। खुशी कर लिया था 6 क्वेश्चन? ओके। अगर डाउट है किसी का तो हाथ खड़ा कर दो, नहीं है तो फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर? यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थी हमारी बीपीटी। बीपीटी, ठीक है। 6.1 थ्योरम का यूज करके प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, इस टाइप की थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है ये वाली। ठीक है, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम बोला था, लेकिन वो अब यहाँ पे हमें प्रूव करनी है 6.1 थ्योरम का यूज करके, यानी कि बीपीटी का यूज करके। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये मैंने रफली एक ट्राइंगल बना लिया, और इस ट्राइंगल के अंदर कह रहा है कि प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी भी एक साइड, यानी कि मानो कि ए और बी साइड को मैं ले लेता हूं, तो ए और बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो मैं ए बी सी, तो ट्राइंगल का नाम दे दिया, पूरे ट्राइंगल को ए बी सी बोल दिया, इसलिए वहां पे मैं सी लिखने से रुक गया। और डी मैंने बोल दिया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मुझे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन की क्वेश्चन में बोल दिया कि ये आपके पास है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन डाली जा रही है पैरेलल टू अनदर साइड, यहां से एक लाइन डाली जा रही है पैरेलल अनदर साइड, यानी कि बीसी के पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या करेगी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये प्रूव कर दो कि यहां पे जो ई है, यहाँ डी के बाद ई आता ना, हाँ ई, तो हमें प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। ये चीजें हमें दी हुई हैं। डी मिड पॉइंट है, डी से जो लाइन जा रही है वो पैरेलल है अनदर लाइन के, तो ये क्या करेगा, सामने वाली साइड को जाके बाइसेक्ट कर देगी। ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि E is the midpoint of AC। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो E अगर AC का मिड पॉइंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो A से लेकर के E तक का डिस्टेंस है और E से लेकर के C तक का डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल होंगे। AE और EC इक्वल होगा, कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे देखें, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसके अंदर। देखो ध्यान से देखो, ये सिंगल कट वाली पार्ट्स हमें इक्वल दे रखे हैं, सिंगल कट वाले पार्ट्स हमें इक्वल दे रखे हैं, यानी कि ये ऊपर येलो और नीचे वाला ब्लू पार्ट ये हमें इक्वल दिए हुए हैं। यही मतलब हो गया ना, अगर मैं बोलूं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए डी और डी बी इक्वल होगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखो मैं लिख ही देता हूं, तुमसे पूछूं बेटर है मैं लिख ही दूं। सबसे पहला काम, ए डी इक्वल है डीबी के, मैं लिख सकता हूं इस बात को, एडी और डीबी इक्वल है, लिख सकता हूं ना। ये तो दे ही रखा है आपने कि क्वेश्चन के अंदर दिया ही हुआ है कि आपने डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, इसलिए ठीक है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए डी और डी बी इक्वल होगा। अच्छा जी, क्या इसके बाद मैं एक बात ये लिख सकता हूँ कि ए डी के अपॉन में अगर मैं डी बी ले आऊँ, ए डी के अपॉन में अगर मैं डी बी ले आऊँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा, 1 ही तो बचेगा। कह सकते हो ना कि ए डी अगर डी बी के इक्वल है, अगर डी बी को मैं इधर ले आऊँ तो आप दो तरीके से इधर ला सकते हो, इसमें कंफ्यूजन रहती है, देखो कैसे, किस तरीके की। ए डी, ये पूरा डोर टाइट बंद करो एकदम। अगर ये ऐसे इक्वल है तो दो तरीके से इधर लाया जा सकता है। ये अगर मैं इधर ले आऊं ए डी माइनस डी बी तो ये 0 हो जाएगा, और दूसरी चीज़ है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1, अगर कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो ये 1 में ही होगा ना। एक चीज़ है कि मैं इसको इधर ले आऊं माइनस कर दूं, एक तरीका कि मैं इसको इधर ले आऊं तो डिवाइड कर दूं। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे को 1 के इक्वल मिलता है ना, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ रेशो से रिलेटेड बातें ही देखनी है, क्योंकि जो 6.1 थ्योरम है उसमें रेशो की बात ही की गई थी कि अगर ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल जा रही है किसी लाइन के, तो जो ट्राइंगल के अंदर वाली साइड जो कि पैरेलल जा रही है वो अदर टू साइड्स को जिन पॉइंट्स पे काटेगी, वो दोनों साइड्स की जो रेशो बनेगी वो रेशो बराबर होगी। तो रेशो वाली बात हमें मालूम थी, इसलिए मैं इसको रेशो की तरफ से लेके गया हूँ। उसको मैंने माइनस नहीं कराया, करा सकते हैं लेकिन उससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा नहीं, इस स्टेप से मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा ए डी माइनस डी बी से, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ए डी के अपॉन में जब डी बी आएगा तो 1 के इक्वल आएगा। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, बड़ा आसान है, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय डी बी, दोनों को मैं डी बी से डिवाइड करा दूं तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी, यही स्टेप आ जाएगा पूरा का पूरा। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, ठीक है। एक्चुअल में तरीका यही था जो मैंने अब करके दिखाया कि दोनों साइड्स को मैंने डीबी से डिवाइड करा, तरीका यही है। लेकिन उसका शॉर्टकट है ऐसे बोल देना कि डीबी को जब मैं इधर ले आऊंगा, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब इधर आती है तो डिवाइड में हो जाएगी। अब तुम कहोगे जी वो मल्टीप्लाई तो किसी से हो ही नहीं रहा, भाई किसी से नहीं तो 1 से तो हो ही रहा है, 1 तो सभी का है ना, 1 तो भगवान है, वो सभी के साथ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगर पॉइंट में दिक्कत है हाथ खड़ा कर लेना। अच्छा, ये तो मैंने हो गई बातें जो आपने दिया था कि डी अगर मिड पॉइंट है तो ये सब चीजें मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अब जो पैरेलल वाली कंडीशन थी, क्या उससे क्या लिख सकता हूं? देखो मैं लिख रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल, जो गिवन पॉइंट था वही रिपीट कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ये दिया है ना आपने, देखो जरा, डीई जो लाइन जा रही है वो बीसी के पैरेलल है, बोला है क्वेश्चन में आपने, ये बोला है आपने पैरेलल टू अनदर साइड, ये स्टेटमेंट आपने दी हुई है। तो ये गिवन पॉइंट है कि एक लाइन पैरेलल जा रही है। तो 6.1 थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल जा रही है तो अदर टू साइड्स को वो जिन जिन पॉइंट्स पे काटेगी वो सेम रेशो बनाएंगी, सेम रेशो पे काटेगी। तो मैं इसके बाद ये लिख सकता हूँ, इट इंप्लाइज कि यार ए डी अपॉन में डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा, ए डी अपॉन में डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। क्यों होगा जी? बाय बीपीटी। यही कहा था आपने 6.1 थ्योरम का यूज करके बताओ, मैंने 6.1 थ्योरम का यूज कर लिया यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या होने वाला है देखें जरा, ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू किसके इक्वल है? देखो ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर या फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो क्या चीज है, ए डी अपॉन डी बी एग्जैक्ट किसके इक्वल है? नंबर के इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस पूरे की जगह पे, यानी कि ये 1 के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह पे मैं 1 लगा सकता हूँ ना, ये वाला 1 लगा सकता हूँ, तो मैं 1 लगा दूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने क्या करा, ए डी अपॉन डी बी को हटा के 1 लिख दिया और ए ई अपॉन ई सी को वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ई सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ए एफ के। ई सी की वैल्यू ए ई के इक्वल में ले आया, तो इसका मतलब ये लिख सकते हो ना कि भाई ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। और इसी बात को, जो चीज़ मैंने प्रूव करनी थी वहाँ पे, उसको मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया था कि ए ई अगर ई सी के इक्वल हो जाएगा तो यही बात प्रूव हो जाएगी, और वो हो गया। ए ई ए एफ के इक्वल, ए ई ए एफ के इक्वल कहाँ से आ गया भाई? एफ कहाँ पे आया इसके अंदर? और सॉरी ये ई ही है, ये एफ जैसा मेरे को लग रहा था इसलिए मैंने गलती से एफ लिख दिया, ये ई ही है, ठीक है जी। मैं गलती से उसको एफ पढ़ गया हूँ, वो एफ तो कोई पॉइंट है नहीं। हाँ जी, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास किसी की आवाज नहीं आ रही? हाँ आ गया, ठीक है। जिसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करके बता दे मुझे। ये 6.1 थ्योरम का यूज करके मैंने इस बात को प्रूव कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 8th क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में बोला यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था, याद है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन जा रही है, एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन जा रही है, ये चली गई, अदर टू साइड्स को अगर सेम रेशो में डिवाइड कर दे, यानी कि ये वाली साइड को जो रेशो बन रही है और ये वाली साइड की जो रेशो बन रही है, ये रेशो बराबर आ जाए, तो ये वाली जो लाइन बीच वाली जा रही है ये इस लाइन के पैरेलल होगी, पैरेलल टू दी थर्ड साइड। ठीक है, क्लियर है ना? बीपीटी का मीनिंग और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मीनिंग आपको खुद को क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन समझ पाओगे, तभी आप क्वेश्चन पे काम कर पाओगे। अदरवाइज रट के जाने वाली बात तो भूल ही जाओ, इसमें कुछ नहीं रट सकते आप, कुछ नहीं हो सकता। थ्योरम्स एक बारी को रट लोगे लेकिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे समझ के। रट्टे मार के 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे लेकिन सारे तो नहीं कर पाओगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 6.2 थ्योरम का यूज करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, यानी कि कोई लाइन पैरेलल ही प्रूव करनी होगी इसके अंदर। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में इसी को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बोला गया था कि अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। और यहाँ पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट की बात कर दी, तो ये तो काफी हद तक मिलती है उसी बात से, लेकिन कैसे लिखेंगे इस बात को भी समझ लेते हैं फटाफट से। ये ट्राइंगल थोड़ा सा फ्री हैंड में बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरा टूल वाला ऑप्शन है ना वो ढका पड़ा है किसी और वजह से, तो मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये ट्राइंगल हो गया। और मैंने कहा कि इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, उस पर फोकस रखना जरूरी है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स लेने हैं हमें, और किसके, दो साइड्स के, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट ले लो। तो मैं किसी भी दो को ले सकता हूँ, लेकिन मैं ठीक सामने वाली दो ले रहा हूँ ताकि हमें डायग्राम सीधा सीधा सा दिखे और काम करना थोड़ा आसान हो। लेकिन ले मैं इन दोनों को भी मिड पॉइंट सकता हूँ। ठीक है, तो एक मिड पॉइंट ये ले लिया और एक मिड पॉइंट ये ले लिया, यानी कि ये ट्राइंगल का नाम ABC ही लिख दिया। और ये जो दो पॉइंट्स हैं D और E, क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं AB के और AC के, तो ये गिवन पॉइंट आ गया। गिवन में आ जाएगा इन ट्राइंगल ABC D and E are the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि करना क्या है तुम्हें प्रूफ, जो D और E को ज्वाइन करके लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो प्रूफ क्या करना है जी, टू प्रूव कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, अगर कहते हो कि भाई D और E को ज्वाइन करना रहेगा तो ज्वाइन करता हुआ दिखा देना कंस्ट्रक्शन के अंदर कि D और E को ज्वाइन करा। लेकिन DE साइड या लाइन सेगमेंट बनेगी कब, जब दोनों को मिला दोगे। तो भाई अब अलग से मिलाने वाली बात कहाँ रह गई जो कि बचा हुआ पार्ट हो। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, अगर डायग्राम आपने ऐसे बना लिया तो फिगर ऐसे बना लिया तो कुछ बचा नहीं है। अब देखें क्या करेंगे। आप देख रहे हैं कि यार D AB का मिड पॉइंट है, तो आपने लिखा D is the midpoint of AB, तो it implies कि यार AD और DB तो इक्वल होना चाहिए। यस होगा जी, डेफिनेटली होगा, AD और DB तो इक्वल होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट इस पूरी साइड का मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट तो इक्वल ही होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ऊपर 5 होगा नीचे 5 होगा, हाफ हाफ ही होगा। हाँ जी, इतनी बात हम समझते हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, इतनी बात हम समझते हैं। और इसका ये मतलब नहीं होता कि AD अपॉन में DB अगर मैं ले आऊँ तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, जैसे पिछले वाले में करा है हमने कि इसको मैं दो तरीके से इधर ला सकता हूँ, डिवाइड की फॉर्म में भी ला सकता हूँ इधर, या माइनस वाली फॉर्म में ला सकता हूँ कि अगर मैं इसको इधर ला के माइनस कर दूँ तो 0 के इक्वल है। वो मेरे किसी काम का नहीं है, 0 को ले तो आऊँगा मैं, वो सही भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे आगे कुछ बनने वाला नहीं है। डिवाइड की फॉर्म में लाता हूँ, रेशो बनाता हूँ, तो रेशो बनाया तो मेरे को 1 के इक्वल मिलता है। सिमिलरली अगर यही चीज आप इस तरफ देख लो, तो अगर E इसका मिड पॉइंट है तो आप ये कह सकते हैं कि AE और EC इक्वल होगा, AE और EC इक्वल होगा दूसरी तरफ। ठीक है, और ऐसे यहां पे अगर मैं रेशियो बनाऊं इनकी तो किसके इक्वल आएगी, ये भी 1 के इक्वल ही आएगी, ऐसे ही डिवाइड कराओगे तो। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन में भी एक रेशियो 1 के इक्वल है, दूसरी वाली इक्वेशन में भी एक रेशियो 1 के इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2
ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, तो यार ये इक्वल है, दोनों 1 के इक्वल हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शन जो बन रहे हैं या दोनों जो रेशो वाले पार्ट्स हैं फर्स्ट में और सेकंड में, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एक कॉमन वैल्यू 1 के इक्वल था। तो इसलिए मैं येलो और ग्रीन को, येलो और ब्लू को, येलो और ब्लू को मैं इक्वल लिख सकता था, लिख दिया। अब ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट उस मेन ट्राइंगल में ले जाना। ये वाला पूरा पॉइंट अगर उस मेन ट्राइंगल में देखो क्या है, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ए सी। यही तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थी कि अगर दो रेशो बराबर आ जाएंगी तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के। तो अब मैं लिख सकता हूं, ये वाला पॉइंट दिखाऊंगा मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। तो मैं इसके बाद लिख सकता हूं कि जो D और E है वो पैरेलल होगा B और C के। एक बार मैं देख लूं, D और E पैरेलल होगा B और C के। अब यहां लिख दूंगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि यही थी आपकी थ्योरम नंबर 6.2, जिसका कि उन्होंने जिक्र किया कि इसका यूज करके बताओ। तो यहाँ पे यूज कर लिया मैंने कि एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड ऐसी जा रही है जिससे कि दो साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड सेम रेशो में आ रही हैं। सेम रेशो वाला पार्ट ये रहा, ठीक इससे ऊपर वाला सेम रेशो मैंने दिखा दी। तो अब मैं कह सकता हूं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये जो लाइन है वो बेस वाली लाइन के या तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। बात समझ में आई क्या नहीं आई बताओ? हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। कुछ जने हाथ खड़ा करो, सारे जने हाथ खड़ा करो जिनको समझ में आया है, जिनको नहीं आया वो मत खड़ा करो हाथ। पलक नहीं आया समझ में बेटा? पलक आपकी ना आवाज भी नहीं आ रही मेरे पास। पलक, पलक बेटा आवाज नहीं आ रही। करण आवाज नहीं आ रही तुम लोग की। पलक, सर आगे समझ। पलक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाथ खड़ा कर दो, पता चल जाएगा मुझे समझ में आ गया कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा कर लेते हैं। अरे छोटा हो गया तो यार। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बोला ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें मालूम है ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें कोई अपोजिट साइड का कोई एक पेयर, सिंगल पेयर, दो पेयर बनते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड के। लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होगा और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा तो उस शेप को बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं ट्रेपीजियम। आपने बोला एक ऐसा ट्रेपीजियम लेना ए बी सी डी, लेकिन उसकी ए बी और डी सी साइड को पैरेलल लेना। ठीक है जी, तो मैं एक रफ जब भी ट्रेपीजियम बनाता हूं, यानी कि हम लोग जब भी एक रफ ट्रेपीजियम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा होता है कि ये वाली साइड्स तो पैरेलल हैं और ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है। एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है और एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल नहीं है। ठीक है जी, और जो पैरेलल वाला देना है आपने वो कहा है कि ए बी और सी डी साइड आनी चाहिए। तो मैं ए बी अगर इसको लिखूंगा तो अपने आप सी डी सामने आ जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। अगर मैं ए बी यहां लिख दूंगा तो सी और डी यहां चला जाएगा, जिससे भी नॉन पैरेलल साइड्स पे ए बी और सी डी आ जाएगा। इसलिए नेमिंग थोड़ी ध्यान से करनी है, जो पैरेलल साइड्स पे ही ए बी और सी डी आना चाहिए। और नाम इसका क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज, ए बी सी डी। जैसे घड़ी चलती है इस तरह से चलती है ना घड़ी, तो मैंने ए के बाद बी को लिया, फिर सी को लिया, फिर डी को लिया। एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज अगर लिखते ए वहीं से स्टार्ट करता तो जो अपोजिट साइड्स पैरेलल आनी चाहिए थी वो नहीं आती, फिर बी वाली जगह से मुझे ए को लिखना पड़ता। बस छोटी सी बातें समझ गए होगे, इसको समझ गए हो ना यार? हाँ नितिन, कोई डाउट है आपका? हाथ खड़ा हुआ है आपका? अब देखते रहो बस। अब आओगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? कोई नहीं, अभी देखो इस क्लास को, देखो समझो। थ्योरम समझाई नहीं थी, लेकिन प्रूव नहीं करके बताई थी, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लिए हुए। आगे देखते जाओ, अभी हो जाएगा। जो रह गया वो देख लेना वीडियोस।
ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इन साइड्स को पैरेलल लेना है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है जी, दोनों डायगोनल्स जो है ओ पे इंटरसेक्ट भी कराने हैं। तो ऐसा है, मैं चलो अभी तो फ्री हैंड ही बनाए, तो इस शेप को भी, इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर लूँगा, अगले के लिए टूल को प्रॉपरली ओपन करेंगे। तो एक डायगोनल हो गया ये, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गया है, और एक डायगोनल हो गया ये। ओके, दोनों डायगोनल्स आ गए और वो ओ पे इंटरसेक्ट कराने हैं। ठीक है जी, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओ है। ठीक है जी, क्लियर होता है इतना, हमें बड़े आराम से समझ में आता है। शो दैट ठीक है, सबसे पहला आपके लिए थोड़ा सा शुरुआत हो रही है टेढ़े क्वेश्चन की। अब वो कह रहे हैं कि ये लिखा ही हुआ है, उसको दोबारा से लिखने का क्या मतलब है। ए ओ अपॉन में बी ओ, ये वाली रेशो इस रेशो के इक्वल लानी है। जरा ये रेशो देखो क्या है, ए ओ, ये रहा ए ओ, और बी ओ आ गया। अरे यार, ए ओ ओ सी ले आते, कुछ समझ में आता, हम जो पढ़ी हुई थ्योरम से उनसे कुछ मिलती जुलती बात हो जाती, लेकिन आप नीचे आते आते ऊपर घूम गए, ए ओ के बाद बी ओ ले आए नीचे। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है, सी ओ और डी ओ। ऐसे यहाँ पे भी आप घूम गए गलत जगह पे। अगर आप सी ओ और ए ओ ले आते तो हमें कुछ समझ में आता, आप ए ओ और बी ओ, ए ओ और ओ सी ले आते तो हमें कुछ समझ में आता, या बी ओ और ओ डी ले आते तो हमें कुछ समझ में आता। ये कुछ काम खराब कर दिया आपने हमारे लिए, कैसे करें इस चीज को। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो चीज प्रूव करने को बोली गई है उस पर जरा फोकस रखें अपना, ए ओ अपॉन में बी ओ। अच्छा, अब तुम्हारा मन क्या कह रहा है कि होना क्या चाहिए था। हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आज तक की क्लास में जो सिमिलैरिटी पे बेस्ड हमने काम किया है वो ये किया है। सिमिलैरिटी पे तो अभी कुछ काम ही नहीं किया, मेन हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा है, उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का कोई रोल आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो देखते क्या होता है इसके अंदर। भाई उसके अंदर तो होता था ये अपॉन में ये ले आओ, नीचे के अपॉन में नीचे चले जाओ, या नीचे के अपॉन में पूरा ले आओ, ऐसे काम हमने पढ़े हैं। लेकिन इधर जाके उधर नहीं मुड़े अभी तक, ये मोड़ दिया आपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर यहां पे अगर तुम देखो तो इसको होना क्या चाहिए था, तुम जो इस चीज को देख रहे हो, ए ओ के नीचे क्या आना चाहिए था, ओ सी, ये बात हमें चल जाती। यहां अगर मैं डी ओ देखूं तो डी ओ के ऊपर बी ओ आना चाहिए था, डी ओ के ऊपर बी ओ आना चाहिए था। ये जो मैं साइड में ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, कुछ समझ पा रहे हो मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि जो हमने पढ़ा है वो कुछ ऐसा पढ़ा है, ये चीज पढ़ी है, और जो आपने प्रूव करने को दे दिया वो ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा बनाया जा सकता है। अगर आप इसको यहां शिफ्ट कर दो और इसको वहां शिफ्ट कर दो तो वही चीज नहीं बन जाएगी, कर सकते हो ना। यहां देखो क्या है, ए ओ अपॉन में डी ओ है, सी ओ अपॉन में बी ओ है। यहां पे हम एक मैथ्स का स्टेप ले सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता इस बात को। अगर 5 अपॉन में एक्स है, 6 अपॉन में 9 है, या 6 अपॉन में माइनस का 7 है, ये है, ऐसे नंबर ले लो जो ऊपर नीचे ना कटे। तो क्या मैं ऐसे लिख नहीं सकता कि ये एक्स मैं उधर भेज दूं और ये वाला 6 मैं इधर ले आऊं, एक ही बात होगी, क्या नहीं कर सकते, बताओ। किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई है, हाथ खड़ा करके इशारा दो कि ऐसा करना समझ में नहीं आ रहा कि हो भी सकता है कि नहीं। अगर ये जानते हो कि ऐसा हो सकता है फिर तो आगे की बात समझ में आ जाएगी। अगर ये जानते ही नहीं हम कि ये चीज भी हो सकती है, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो बच्चे हाथ खड़ा करके बताओ कि यार हम इस चीज को जानते नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, एक बच्चे का तो आया मेरे पास कि भाई नहीं जानते। ठीक है, मैं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी बात को। प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लाई पे अगर मैं आ जाऊं तो एक स्टेप देखो ये बनेगा, ए ओ इंटू में डी ओ किसके इक्वल आएगा, सी ओ इंटू में बी ओ, इसके इक्वल आएगा। हाँ जी हाँ आएगा। अब तुम्हें ए ओ के नीचे चाहिए क्या, सी ओ चाहिए। तो तुम जब मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म्स तो तुम इसमें से किसी भी टर्म को इधर शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी है। अगर ऐसे लिखा है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 4, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 9 को इधर लाओगे तो भी वो डिवाइड में आएगा, अगर तुम 4 को इधर लाओगे तो भी डिवाइड में आएगा। अगर मैं 9 को उधर छोड़ दूं 4 इधर आएगा तो भी वो डिवाइड में आ जाएगा, और अगर मैं 4 को उधर छोड़ दूं 9 को इधर लाऊं तो भी वो डिवाइड में आएगा। ला सकता हूं ना, क्योंकि उधर जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के बाद, वो जब उसमें से दोनों इधर आएंगी तो भी वो डिवाइड में जाएगी। कोई एक अगर इधर भेजूंगा तो भी तो वो डिवाइड में ही आएगी। या ऐसे देखो कि अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके क्या होगा, वो
डिवाइड ही होगा ना, डिवाइड ही करते हो, यही चीज़ सीखी हुई है हमने। ये शॉर्टकट्स हैं, ये एक्चुअल तरीका नहीं है करने का, ये शॉर्टकट है कि इधर आके डिवाइड में हो जाता है। भाई सही कह रहा हूँ पलक, सही कह रहा हूँ पलक, सही कह रहा हूँ? तेरे माइक में से आज आवाज नहीं आ रही यार। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये बात तो पता चल गई है। तो सीओ के साथ बीओ आ चुका है, पहले ही बीओ नीचे था, पहले बीओ नीचे था, तो बीओ को तो वापस लाने का कोई मतलब बनता नहीं है, सीओ को नीचे लाना था, तो ला सकता हूं ना मैं, इधर अगला स्टेप ले सकता हूं, एओ इंटू में डीओ अपॉन में सीओ इक्वल में बीओ, यानी कि सिर्फ सीओ को मैंने इधर भेज दिया, तो अगला स्टेप ये बनेगा। ठीक है जी। अब दूसरी बार हमने देखा कि बीओ ऊपर आ चुका है सीओ की जगह पे, तो ये नीचे वाली टर्म डीओ नहीं चाहिए थी जो पहले थी, ठीक है, या डीओ ही चाहिए थी, डीओ ही चाहिए थी, तो डीओ तो ऊपर चला गया ना, इधर सामने देखो डीओ ऊपर जा चुका है, तो अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई वाली टर्म जब इक्वल के दूसरी साइड पे लाऊंगा तो ये भी तो डिवाइड में ही आएगी, यानी कि एओ और सीओ तो मैंने वहीं छोड़ दिया जैसे था, बस ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाली टर्म इक्वल के दूसरी तरफ मैं भेजना चाह रहा हूं, तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म है, और मल्टीप्लाई वाली टर्म जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो डिवाइड में हो जाती है, साइन भी चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, बीओ के अपॉन में डीओ। तो स्टेप्स तो वहां तक, इस स्टेप को जो लास्ट स्टेप आया है ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो एक शॉर्टकट है, यानी कि कहने का क्या मतलब था उसके अंदर, अगर आपके पास ऐसे लिखा है x के अपॉन में y और z के अपॉन में n, ऐसे लिखा है, अगर आप इसको उधर भेजते हो तो उसको तुम इधर ला सकते हो, खुली छूट है, ऐसा होता है, ये इसी कैलकुलेशन में हमने ये सीखा है। ठीक है, यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी, एक ही मीनिंग है, वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही होगी, कैसे भी रख लूं मैं इसको, और ऐसे इन दोनों को मैं चेंज करा सकता हूँ, एन को ऊपर भेज सकता हूँ तो एक्स को मैं नीचे ला सकता हूँ। पलक अभी बात समझ में आती है कि नहीं आती? पलक कहाँ गई? हाँ पलक है, पलक अभी बात समझ में आती है कि नहीं आती? सर आवाज आ रही है? हाँ अब आई है आवाज मेरे पास, बताओ बात समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ सर आ गई। ठीक है, तो ये एक्चुअल स्टेप्स थे, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, जब या तुम इसको उधर से मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब किसी चीज को बताने बैठो तो टाइम निकलता ही चला जाता है, तो तुम इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते थे कि एओ और डीओ अपनी जगह पे रहे, बीओ को ऊपर शिफ्ट कर दिया और सीओ को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो अगला स्टेप इसके बाद आ जाएगा एओ के अपॉन में सीओ और बीओ के अपॉन में डीओ, जो कि ये बना था अभी लास्ट स्टेप, ठीक है, बन चुका है, उसको दोबारा से लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखा जा सकता था ये स्टेप, ये दो बीच में स्टेप्स लेने का फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, डायरेक्टली लिख सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज तक पहुंच जाऊं तो मेरी वो वाली चीज बन जाएगी जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे भेज सकता हूं। तो इस पे काम करते हैं, देखें जरा, ये चीज मुझे प्रूव करनी है, पैरेलल मुझे दे रखी है, ठीक है, तो पैरेलल दे रखी है और मुझे रेशो बनानी है इक्वल, मुझे रेशो बनानी है इक्वल, कोई लाइन को पैरेलल नहीं बताना, तो जब भी मुझे रेशो इक्वल बतानी है कुछ तो मेरे को बीपीटी लगा देनी चाहिए, मुझे जब भी रेशो से इक्वल बतानी है तो बीपीटी लगा देनी चाहिए। यही सेम क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, जब सिमिलर ट्रायंगल्स को करना सीख लेंगे तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करूंगा, पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा मैं पूरा चैप्टर पढ़ के जाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करूंगा, क्योंकि ये तरीके से टेढ़ा पड़ेगा और जो सिमिलर वाला तरीका है वो बेहद आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि हमने बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ी है, उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाना है, तो मैं उसी के हिसाब से बना रहा हूँ। तो मैं कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट लेके चलूंगा यहाँ पे कि बीपीटी लगानी है या बीपीटी जब भी लगानी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी तक क्वेश्चन है नहीं, पैरेलल कुछ बताना नहीं है, तो बीपीटी जब भी लगानी है तो मुझे एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन को पैरेलल देना पड़ेगा। यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन कोई नहीं आई हुई है, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं जिसके अंदर एओ और सीओ आ रहा है, देखें जरा ध्यान से, एओ और सीओ आ रहा है, वो ट्राइंगल या तो इधर वाला बन जाएगा या इधर वाला बन जाएगा, मैं फिलहाल ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है, बेटर है मैं इसको शेड कर दूं, बेटर है मैं इसको शेड कर दूं। एक सेकंड यार, किसी के घर से नंबर आ रहा है, फोन आ रहा है।
हाँ जी, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो येलो वाला, हाँ ले सकता हूँ। मैंने क्या करा, इसके अंदर इस ओ से, क्योंकि रेशियो वाला पार्ट यहीं से बन रहा है, ए और ओ सी, कुछ बी और ओ डी, तो ये ओ बीच में एक कोई पॉइंट आ रहा है, सेंटर पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है किसी भी साइड का, ऐसा हमें दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, ओ से मैंने इस येलो वाले ट्राइंगल के अंदर डीई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इसका नाम लिख दिया ओ एम। समझ पा रहे हो? तो कंस्ट्रक्शन आ गई इसके अंदर, ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू डी सी। समझ पाए हो? ओ एम एक लाइन डाली है, ओ से एक लाइन डाली है ओ एम, जो कि पैरेलल है डीसी के। ये तो मेरे हाथ में एक लाइन तो पैरेलल में डाल सकता हूं ना, डाल दी। तो क्या अब इस ट्रायंगल के अंदर तुम बीपीटी लगा सकते हो यार? लगा सकते हैं यार, एक ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल डाल दी, बीपीटी का काम बनता है। तो अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं। अब इसके बाद एक पॉइंट मैं और डाल देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना बने। किसकी जरूरत रहेगी मैं एक बार देख लूं। हाँ देखो, चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि यार ए बी और सी डी पैरेलल हैं, हाँ जी गिवन। फिर मैं एक पॉइंट डाल रहा हूं कि ओ एम और सी डी या डी सी, इस वाले कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट को ले रहा हूं मैं, ये पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। हाँ जी ये हो सकता है। तो क्या मैं इससे और इससे कह सकता हूं कि ये तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल हैं? हाँ जी कह सकते हो। पहले वाली नीचे वाले के पैरेलल है, बीच वाली नीचे वाले के पैरेलल है, तो नीचे वाली ऊपर वाले के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल थी। नहीं आई ना बात समझ में? क्या आ गई कि तीनों पैरेलल हो जाएंगी यहां पे? आ गई सर। भाई एक लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन नीचे वाली के पैरेलल है। भाई ये दोनों आपस में नहीं कटेंगी और ये दोनों भी आपस में नहीं कटेंगी, तो इसका मतलब तीनों ही आपस में नहीं कटेंगी, तीनों ही पैरेलल हो गई। ठीक है, देखना अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, और अगर कल तक मैं नहीं आता अगली क्लास तक में तो भी मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो मैं इसका मतलब लिख सकता हूं कि भाई ए बी सी डी और ओ एम ये तीनों की तीनों ही पैरेलल होंगी। हाँ जी हाँ होंगी। अब इसका शुरुआत कर देते हैं लिखना। तो मैं ऐसा है थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि डायग्राम भी दिखता रहे, और बचा हुआ जो पार्ट होगा वो ये वाला मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लिख मैं इधर ही देता हूँ, देखें जरा। इन ट्राइंगल येलो वाला ले रहा हूँ, ए डी सी मैंने लिखा यार ओ एम पैरेलल है सी डी के, रीजन डाल दिया ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन में मैंने ऐसा खुद करा था। तो एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड जा रही है जो कि बेस लाइन के पैरेलल है, बीपीटी सरे आम लगेगी, बड़े आराम से लगेगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि ए एम अपॉन में एम डी इक्वल होगा ए ओ अपॉन में ओ सी के बाय बी पी टी। कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी यहां पे। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यही स्टेटमेंट को ऐसे ले जाऊं, मतलब कि यही लाइन पैरेलल, यही पैरेलल लाइन को मैं उल्टे तरीके से देख लूं, यानी कि इस ट्रायंगल में देख लूं, मैं ग्रीन कर रहा हूं उसको। अब इस वाले ट्रायंगल में देखना, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है ये एमओ लाइन? हाँ है, उस चीज को मैं पहले बता चुका हूं कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब ये उल्टे ट्रायंगल के अंदर मुझे दिख रहा है। उल्टा ट्रायंगल मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे उल्टा ट्रायंगल? ट्रायंगल तो सीधा ही है, लेकिन जो पैरेलल वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि उधर की तरफ जा रहा है, उल्टी साइड में जा रहा है, इसलिए मैंने उल्टा बोला। ट्रायंगल कभी उल्टा नहीं है। ठीक है, ये हमारी नजरों का धोखा है। इन ट्रायंगल डी ए बी, जरा ध्यान से देखना, इस टाइम पे दिक्कत आ सकती है। डी ए बी एम ओ पैरेलल है ए बी के, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, पहले प्रूव कर दिया इस बात को। ये रहा, ये तीसरे पॉइंट में ये रहा, एम ओ या ओ एम ए बी के भी पैरेलल है, आपस में तीनों पैरेलल हैं, कोई सी भी दो साइड पैरेलल में इनमें से ले सकता हूं, मैंने इस बात को प्रूव कर दिया हुआ है। ठीक है जी, एम ओ या ओ एम, अगर ओ एम लिखना तो ओ एम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक ट्रायंगल के अंदर, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर एक साइड जा रही है जो कि बेस के पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल है, तो अदर टू साइड जिस पे काट रही है, जिसको ये काट रही है, उनकी रेशो सेम होगी। ऊपर से नीचे वाली रेशो हमने पढ़ाई गई थी, जो रेशो पढ़ाई गई थी ना, वो ये पढ़ाई गई थी कि जो कॉर्नर वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहां से रेशो नीचे की तरफ जाएगी। बीपीटी में ये समझाया था, तो उसके मुताबिक ये होगा। देखो क्या क्या होगा बताओ? ये होगा डीएम अपॉन में एम ए या ए एम। ठीक है, एम ए लिखो या ए एम लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही डी ओ अपॉन में ओ बी। बताओ बात सही है कि नहीं? ऐसे ही होगा?
ऐसे ही होगा? हाँ या ना, कुछ जवाब दे सकते हो भाई? कि साफ सूंघ गया है सबको? हाँ सर। हाँ बोलते रहा करो ना, ताकि मुझे रहे कि बच्चे यहाँ क्लास में हैं, बैठे हुए हैं और कुछ समझ रहे हैं। अगर इसमें और इसमें थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ये वाली चीज यहाँ पे आ तो चुकी है लेकिन उल्टा आई है उसका। ए एम एम डी नीचे है और यहाँ पे डी एम और ए एम उसका उल्टा आ रहा है, यानी कि जो चीज ऊपर ऊपर थी वो यहाँ पे नीचे आ गई है। कहाँ पे? कहाँ ऊपर? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में नहीं। डीएम अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ ना, देखो रेशो मैं यहाँ पे पेन से डाल के दिखा रहा हूँ रेशो। एक मैं पेन ले लेता हूँ, रेड कलर का लेता हूँ। रेशो देखो कैसे बन रही है, ये अपॉन में ये एरो ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे ही रेशो बनेगी। डीओ अपॉन में ओबी और डीएम अपॉन में एमए। इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं आई भाई कि इसको लिखने में दिक्कत है? ग्रीन वाला लिया, ग्रीन वाला लिया। ट्राइंगल मैंने ग्रीन वाला लिया, तो पैरेलल लाइन कौन सी आ रही है? एमओ ही नहीं आएगी? एमओ पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है इसके। ठीक है, अब इसी को एक काम करता हूँ यार, बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आई है, इस शेप को समझ नहीं पाए हैं। मैं इसी शेप को दोबारा से बना रहा हूँ नीचे। 1 मिनट का टाइम रह गया इस मीटिंग के लिए। ऐसे कुछ है ये, ठीक है? ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, वो यही सेम चीज़ तो बनी हुई है ऊपर, यही सेम बनी हुई है। ये और वर्टेक्स ऊपर आ रहा है मेन, ठीक है? एक वर्टेक्स ऊपर आ रहा है ये वाला, ठीक है? हमें जो बीपीटी पढ़ाई थी वो इसको उल्टा करके पढ़ाई थी। मैं एक बार इसको ना, 1 सेकेंड का टाइम दो मुझे। अभी सही है, समझ में आ गया या करके दिखाऊं? या मैं लेता हूँ, 1 मिनट रुको। फ्लिप होनी थी, फ्लिप ये कर नहीं रहा, इसको यहाँ ऑप्शन में आ नहीं रहा फ्लिप करने का। ये जब ऐसे घूम जाएगा तो ये, हाँ जी, जब मैं इसको घुमा दूंगा तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है? ये ए वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये बी वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये सी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है? यही होगा ना? तो हमें जो रेशो पढ़ाई गई है बीपीटी के अंदर वो यहाँ ऐसे और ऐसे पढ़ाई गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो उसी वे में मैंने इसको लिखा है, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए बना यहाँ पे टी एम अपॉन में एम ए और डी ओ अपॉन में ओ बी, ठीक है? ये लिख दिया। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाओ, ध्यान से अगर तुम देखो तो ये वाला पार्ट ए एम अपॉन में एम डी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल पार्ट आ रहा है। जहाँ पे ए एम ऊपर है यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे एम डी नीचे है, यहाँ पे डी एम ऊपर है। तो इसको रेसिप्रोकल कर लो ताकि इसके जैसा बन जाए। तो इसी स्टेप को मैं और चेंज करके लिख सकता हूँ। क्या चीज लिख सकता हूँ कि एम ए को ऊपर कर दिया, डी एम को नीचे कर दिया, यानी कि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया स्टेप का। तो रेसिप्रोकल दोनों साइड्स का होगा, लेफ्ट का भी और राइट का भी। तो राइट का भी रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ओ भी ऊपर चला जाएगा और डी ओ नीचे आ जाएगा। इसको मैंने सेकंड पॉइंट डाल दिया। जो रेसिप्रोकल करने से पहले वाला बना था बीपीटी, जहां हमने लगाई थी, यहां लिख देता हूं कि ये बीपीटी से हुआ। और इस वाले पॉइंट को सेकंड पॉइंट नहीं डाला है क्योंकि इसका यूज मैं नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टली, सेकंड वाले पॉइंट का कर पाऊंगा। रेसिप्रोकल कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, तो जो पहले वाली इक्वेशन में पॉइंट है, जो पहले वाली इक्वेशन ये रही और दूसरी वाली इक्वेशन ये रही, इसके अंदर ए एम एम डी यहाँ पे भी है और ए एम एम डी यहाँ पे भी है। ये एम ए एम ही पढ़ोगे ना, और एम डी को एम डी एम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये चीज बिल्कुल सेम आ गई है अब। तो ये जिसके इक्वल है और ये जिसके इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी के या डी ओ के इक्वल होगा, ठीक है? और ये सेम चीज तुम्हारी बन चुकी है जो तुमने अभी मेन क्वेश्चन वाले पार्ट को चेंज किया था, ठीक है? तो इसको वापस मैं अगर हटा दूं, ये सारी चीजें हटा दूं, पहले हमने समझने के लिए ऐसा किया। अब एग्जैक्ट जो चीज हमें चाहिए वो मैं बना सकता हूं। ए ओ के अपॉन में बी ओ चाहिए, तो बस इस चीज को देख लूंगा। ए ओ के अपॉन में बी ओ चाहिए, दूसरी वाली अपने आप बनती है कि नहीं बनती वहां देखते हैं। अब ए ओ के नीचे बी ओ चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम कर सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये चीज नीचे आ सकती है और ये वाली चीज ऊपर जा सकती है। मैं कर देता हूं,
इसी को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ कि ए ओ के अपॉन में तो ओ बी आ सकता है, और ये ओ सी ऊपर चला जाएगा ए ओ बी की जगह पे, और ओ डी अपनी जगह पे ही रहेगा। मैंने इन दोनों को चेंज नहीं किया, बस इनको चेंज कर दिया जिनकी जरूरत थी। क्या ऐसा ही सेम हमारा सॉल्यूशन, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो एग्जैक्ट यही थी, ए ओ अपॉन में ओ बी, ए ओ अपॉन में ओ बी, ठीक है, इसको तो हमने पहले से देख लिया। सी ओ अपॉन में ओ डी या डी ओ, सी ओ या ओ सी अपॉन में डी ओ या ओ डी, बिल्कुल सही आ चुका है। तो यही प्रूव करना था, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, हम्म हम्म। अरे मैंने पीडीएफ भेजी नहीं आपको लास्ट क्लास में, रीज़न ये था कि मेरे सिस्टम के अंदर ना पीडीएफ बन नहीं पा रही है, तो मेरे को देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आई है। तो आज शाम तक देखूंगा मैं, रात तक अगर हो जाएगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नहीं होगा तो फिर कल भेजूंगा मैं। ठीक है, अभी ना कुछ इसके अंदर एरर आ रही है सॉफ्टवेयर में। हाँ, बताओ बेटे, अब समझ में आया कि नहीं आया? पलक, समझ में आ गई बात क्या है इसके अंदर? हाँ सर, अभी तो आ गई, तो पीडीएफ देख के बताऊंगा। पीडीएफ देख के नहीं बताऊंगी। अच्छे से आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा व्यू छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा आ जाए। यस, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है जी, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ सी ओ अपॉन में ओ डी के इक्वल हो। जैसा कुछ अभी प्रूव करने वाली बात थी, ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में ओ डी, जो चीज़ हमने अभी प्रूव करी है वो चीज़ अब हमें दे दी है। तो कहता है शो करो कि ये जो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल था वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम बताने के लिए मतलब क्या बताना पड़ेगा? ट्रेपीजियम की खासियत, ट्रेपीजियम का अपोजिट साइड का कोई एक पेयर पैरेलल होता है, कोई एक पेयर पैरेलल होता है। दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक पेयर पैरेलल बताना है, तो यानी कि मुझे फोकस रखना है कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल बताना है। अब लाइंस को पैरेलल बताना है, रेशो इक्वल दी हुई है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज कर सकते हैं ना। जहां पे लाइंस पैरेलल बतानी होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जहां पे रेशो बराबर बतानी होती है वो बीपीटी। रेशो बराबर दे रखी है कुछ, लाइंस को पैरेलल लेना है। इनडायरेक्टली बात समझ में आ रही है कि ट्रेपीजियम तब होता है जब लाइंस पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेलल होगा तो वो बनेगा ट्रेपीजियम। अच्छा जी, तो मेन बात दिमाग में क्लिक कर रही है कि लाइंस को पैरेलल बताना है, और पैरेलल के लिए तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक रफ डायग्राम कि मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं लेकिन वो ट्रेपीजियम शेप का नहीं बना रहा हूं। रीजन कि ट्रेपीजियम तो मुझे प्रूव करना है ना, पहले से कैसे मान ले। तो अब इसके अंदर मुझे मालूम ही नहीं कि कौन किसके पैरेलल है, चाहे वो चारों पैरेलल लग रही हैं आपस में, मतलब कि चारों नहीं, ये दो और ये दो पैरेलल बनाती हुई दिख रही हैं, लेकिन मान के कुछ भी पैरेलल नहीं चलेंगे हम इसके अंदर। तो ये ए बी सी डी के अंदर जो डायगनल्स हैं ओ पे इंटरसेक्ट कराने हैं, कराते हैं इंटरसेक्ट। तो एक डायगनल ये रहा, एक डायगनल ये रहा, ओ पे इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है जी, अब गिवन पॉइंट लिखते हैं कि दिया क्या है जी, आपने दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके अंदर क्या चाहिए, रेशो इक्वल दिया है बस, ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ, ये इक्वल दिया है, ये वाला पार्ट आपने दिया है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम है तो मतलब कि ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल के अंदर की साइड्स तो बन नहीं रही,
एक पार्ट या एक साइड ट्रायंगल की एक साइड बन सकती है। जैसे कि मैं सी डी को देखूं तो ए डी सी ट्रायंगल की एक साइड बन सकती है, अगर मैं ए बी को देखूं तो ए डी बी ट्रायंगल की एक साइड बन सकती है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड ट्रायंगल की एक एक साइड बन सकती है। और जो बीपीटी लगेगी वो ट्रायंगल के अंदर लगेगी। ट्रायंगल तो होना ही चाहिए लेकिन उसके अंदर एक लाइन पैरेलल जानी चाहिए, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए। जो पैरेलल बतानी है मुझे, उसके लिए मुझे एक लाइन पैरेलल देनी पड़ेगी, बीच में बनानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ ऐसी था कि क्या था, मैं गलत बोल रहा हूं? बीपीटी के अंदर क्या होता था, लाइंस पैरेलल दी होती थी, रेशो बराबर बतानी होती थी। यहां पे रेशोस पे काम हो रहा है, तो यानी कि लाइंस को पैरेलल बताना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। आपने देखो क्या दिया है। अब मैं ऐसा करता हूं, अगर ये वाली लाइन देखो जरा ध्यान से, ये येलो वाली लाइन और ये येलो वाली लाइन पैरेलल हो जाए तो ये ट्रेपिजियम हो जाएगा, या दोनों चीजें नहीं, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाए ग्रीन वाली, तो ये ट्रेपिजियम हो जाएगा। दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, येलो वाली भी और ग्रीन वाली भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें यार, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन ऐसी कर लेता हूं, अगर मैं ए बी और सी डी के हिसाब से देखूं तो क्यों ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, देखो यहां पे हमें जो दिया हुआ है वो ए ओ और बी ओ वही सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, और सी ओ और डी ओ का रेशो दे रखा है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं कि सी ओ को इधर भेजूं, बी ओ को ऊपर भेजूं, तो यानी कि ए ओ अपॉन में सी ओ बन जाएगा, यानी कि ए ओ अपॉन में सी ओ बन जाएगा, और उधर से बी ओ अपॉन में डी ओ बन जाएगा। तो यानी कि वही पाइथागोरस कह रहा हूँ, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी के वाली जो रेशियोज बनती थी वो रेशियोज तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मुझे बेसिकली ये या तो ये येलो वाली लाइंस को पैरेलल बताना है या मुझे ग्रीन वाली लाइंस को पैरेलल बताना है। तो मुझे एक लाइन यहां पे खुद से पैरेलल लेके चल रहा हूं ताकि ये पैरेलल वाले पॉइंट से हम पहुंच सके। देखो मैंने क्या करा, सेम पहले ऐसी कंस्ट्रक्शन की, ओ से एक लाइन डाल दी जो कि किसी एक येलो के पैरेलल है। दोनों येलो तो आपस में पैरेलल है ही नहीं, अगर ये दे रखी होती तो क्वेश्चन क्या बनता, फिर क्वेश्चन पूछा ही क्यों फिर आपने, है ना। पैरेलल तो दे नहीं रखी, ना तो येलो वाली पैरेलल दे रखी है, ध्यान रखना कि मैं कर क्या रहा हूं और बोल क्या रहा हूं और दिया क्या हुआ है। ना तो येलो वाली पैरेलल दी हुई है, ना ही ग्रीन वाली पैरेलल दी है। तो मैं बीच में जो एक लाइन डाल रहा हूं ना, ये डॉटेड लाइन ओ एम, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ओ एम, तो ये ओ एम या तो मैं नीचे वाली येलो के पैरेलल मान लूंगा या ऊपर वाली येलो के पैरेलल मान लूंगा, और ये तीनों ही आपस में पैरेलल होंगी नहीं एक साथ इस पॉइंट से, कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट से। अब वो चॉइस आपके कि किसके पैरेलल इसको मानना है, हर तरीके से सही बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट डाला यहां पे कि ओ एम एक लाइन डाली जो कि सी डी के पैरेलल मैंने मान ली। एक लाइन के तो पैरेलल मान ही सकता हूं ना, एक लाइन के पैरेलल मान ली, दोनों के नहीं मान सकता, ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अगर ये कंस्ट्रक्शन करनी आ जाए हमारे को, ऐसी कंस्ट्रक्शन हम बता दे तो हर क्वेश्चन को अपने मन मुताबिक हम जैसा मर्जी बना सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन एक पे एप्लीकेबल है, दोनों पे काम कर जाए, और जिनको पैरेलल बताना था उन्हीं दोनों के पैरेलल में एक लाइन को मान लो, तो फिर काय का काम हो रहा है, फिर तो अपनी मर्जी से ही काम हो रहा है सारा, जो मैं चाहता हूँ वही हो जाए, ठीक है। तो बात को समझो क्या करा है मैंने, सिर्फ ओ एम को डीसी के पैरेलल माना है, ए बी के पैरेलल वो नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्या होगा यार फिर इससे, देखें जरा, इन ट्राइंगल ए डी सी, कलर में ले लेता हूं ब्लू। अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दो जरा, मैंने इस ट्राइंगल के अंदर मैंने कहा है कि ये जो एमओ लाइन है डीसी के पैरेलल है, कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी के कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी लगेगी, बिल्कुल सही बात। एक लाइन पैरेलल आ गई तो बीपीटी लगा सकता हूं, ठीक है जी। तो मैं लिख सकता हूं बाय बीपीटी, नहीं अभी पहले लिखूं तो सही कौन सी लाइन पैरेलल है, इन ट्राइंगल एडीसी एमओ या ओ एम पैरेलल है सीडी के, बाय कंस्ट्रक्शन ये पॉइंट लिया मैंने। तो अब मैं लिख सकता हूं बाय बीपीटी की ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी किसके इक्वल होगा, ए ओ अपॉन में ओ सी के, ए ओ अपॉन में ओ सी के। बोलो जी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, इतना पॉइंट समझ में आया, इतना कि नहीं आया, आ गया इतना सर। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब जो गिवन पॉइंट था
जो गिवन पॉइंट था उसमें मैं कुछ चेंजेस कर सकता था पहले वाले क्वेश्चन के जैसे। जो ये वाला पॉइंट था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, ये बार बार ना गायब होता रहता है यहाँ से कुछ कुछ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए ओ के अपॉन में ओ सी आ जाए या सी ओ आ जाए, और जो बी ओ था ये ऊपर चला जाए सी ओ की वाली जगह पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे हो जाता था कि ओ बी अपॉन में डी ओ। ये मैं पहले समझा चुका हूँ इस बात को। बोलो ये लिख सकते हो इसको, इसको ऐसे लिख सकते हो? बताओ बच्चों, बताओ ना, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ओ अपॉन में बी ओ। पहले तो क्वेश्चन वाला पार्ट ही लिख रहा हूँ कि ये गिवन दे रखा है, मैं इसी में कर रहा हूँ वो चीज़। ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में ओ डी, ये गिवन है। तो इसी को मैं चेंज कर सकता हूँ ऐसे कि ए ओ अपॉन में सी ओ और बी ओ अपॉन में ओ डी। यानी कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में सिर्फ इतने को क्रॉस करा है, बाकी को छोड़ दिया अपनी अपनी जगह पे। ये मैथमेटिकली सही है, कर सकते हैं ऐसा, और इसका मैंने प्रूफ दिया है, ऊपर करके बताया आपको। ये क्रॉस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को उठा लेना जरा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को। ए ओ अपॉन में ओसी यहाँ पे भी है, ए ओ अपॉन में ओसी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ए एम अपॉन में एम डी किसके इक्वल है? बी ओ अपॉन में ओ डी के। समझ में आता है क्या? नहीं आता है? ये वाला पॉइंट कॉमन था दोनों के अंदर। ए ओ अपॉन में ओसी ए एम अपॉन एम डी के इक्वल है, और नीचे वाले में ए ओ अपॉन में ओसी बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल है। यानी कि ये तीनों रेशियोज बराबर हैं। मैं किसी भी दो को लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं तीनों को इक्वल लिखना चाहूँ मैं तीनों को लिख सकता हूँ, लेकिन तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ए एम अपॉन में एम डी और बी ओ अपॉन में ओ डी की जरूरत है, तो मैंने लिख दिया वो। ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाथ खड़ा करके कोई एक आधा बच्चा इशारा दो, जिसको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो। चलो आ गया, मान लेते हैं आना चाहिए। इतना टाइम लेके क्वेश्चन बताया जा रहा है तो फिर भी ना आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ए एम अपॉन में एम डी बी ओ अपॉन में ओ डी, यही वाली सारा का सारा पार्ट मेन डायग्राम पे ले आओ। तो क्या करें, डायग्राम कोई ना कॉपी कर लें, कहाँ ऊपर नीचे जागते रहेंगे। बस ये पूरा ढंग से पेस्ट हो जाए बस एक बारी। यस हो गया। यहाँ देखो, अब इस डायग्राम पे देखो, ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी, बी ओ अपॉन में ओ डी। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी डायग्राम के अंदर मैं कुछ और थोड़ी सी काम करके बता रहा हूं, जरूरत नहीं है, समझ जाना चाहिए वैसे इतने में। आपको नहीं समझे हो तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका ना कुछ पार्ट इरेज कर रहा हूं। कुछ पार्ट इसका इरेज कर रहा हूं, देखो जरा। अब देखना, अब देखो इसके अंदर ए एम अपॉन में एम डी, ए एम अपॉन में एम डी, बी ओ, यहां पे ओ था, बी ओ अपॉन में ओ डी के इक्वल आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? रेशियोज बराबर आ रही हैं। अगर मैं इसको वापस से इसी चीज को उल्टा करके लिख दूं, इसी चीज को उल्टा करके लिख दूं, यानी कि एम डी को ऊपर लिख दूं, ए एम को नीचे लिख दूं, और ओ डी को ऊपर लिख दूं, और बी ओ को ऊपर नीचे लिख दूं, यानी कि रेसिप्रोकल कर दूं दोनों साइड्स का। अब देखो, अब देखो जरा ध्यान से, वापस से मैं एरो डाल के बता रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। ये डी है, ये डी पॉइंट है, एम डी अपॉन में ए एम, एम ए, डी ओ या ओ डी अपॉन में ओ बी। अब क्या नजर आ रहा है? रेशियोज बराबर आ रही हैं। किस लाइन की वजह से हो रहा है ऐसा? एम ओ की वजह से हो रहा है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये लाइन ऊपर वाली येलो वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ऐसी तो था कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कि अगर दो साइड्स की रेशियो बराबर आ रही है, जिस लाइन की वजह से आ रही है रेशियो बराबर, वो वाली लाइन ट्राइंगल की तीसरी वाली लाइन के बराबर हो जाएगी, साइड के बराबर हो जाएगी। यही समझा था ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। तो मैं ये लिख सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मैं लिख सकता हूं कि भाई एम ओ पैरेलल होगा ए बी के, एम ओ पैरेलल होगा ए बी के। इससे फायदा मैं इसका नंबर अभी डालता हूं ऊपर वाले नंबर्स को देख के।
कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट देखो, जो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट था। हाँ रौनक, क्या कह रहे हो? क्यों? हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके ओके। सर हो रही है। हाँ नहीं हो रही होगी क्योंकि दिक्कत आ भी रही थी, मेरे को खुद देखना चाहिए था उस चीज़ को। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब देखो, अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ तो इस तरह हो रही है। हाँ 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 ठीक है। तो यहाँ पे डी पॉइंट था, अभी हट जा यार। तो ये हो गया एम, डी एम अपॉन में एम ए, डी ओ अपॉन में ए ओ, यहाँ पे क्या था यार, बी, ओ बी के इक्वल है। अगर ये रेशोस इक्वल है तो इस लाइन की वजह से हुई ये रेशोस, और ये वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी, तो ओ एम ए बी के पैरेलल हो गया। ठीक है जी, एक ये पॉइंट आ गया। इसको मैं डाल देता हूँ तीसरा पॉइंट, अभी और कहीं तो तीसरे तीसरा डाला नहीं है, तो तीसरा यहाँ डाल देता हूँ। और अब कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट को देखो, जो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट था ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट था, देखो ध्यान से, मैंने एम ओ को डीसी के पैरेलल किया था, लेकिन अब जो तीसरे वाला पॉइंट लास्ट में मैंने प्रूव किया है, वहां पे किया है एम ओ को ए बी के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और सी डी दोनों येलो वाली लाइन सब पैरेलल हो गई ना। अब मैं लिख सकता हूं ना, तो फ्रॉम स्टार पॉइंट, क्योंकि इस पे कोई नंबर नहीं डाला, यहां पे ऐसा करता हूं, इसको मैं ए डाल देता हूं, स्मॉल ए। ठीक है, ए वाले पॉइंट से और तीसरे वाले पॉइंट से, फ्रॉम ए एंड तीसरा पॉइंट, दोनों को मैं इकट्ठा यूज करता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये कंस्ट्रक्शन वाली जो कंस्ट्रक्शन थी और जो येलो ऊपर और नीचे थी, तीनों पैरेलल हो गई, ए बी एम ओ और सी डी। मैं नाम फिर भूल गया, ए बी एम ओ और सी डी, ये तीनों पैरेलल हो गई। कंस्ट्रक्शन में मैंने सिर्फ एक पैरेलल ली थी, एम ओ और सी डी को, और इस पॉइंट पे मैंने ये और ये पैरेलल कर दी, तो इसका मतलब ये तीनों ही पैरेलल हो गई। और इसका मतलब मैं दो को पैरेलल लिखना चाहता हूं, तो लिख सकता हूं कि ए बी और सी डी पैरेलल हो गई। इट इंप्लाइज कि ए बी और सी डी पैरेलल हो गई। और यही वाला पॉइंट अगर मैं मेन क्वाड्रिलेटरल में ले जाऊं, जिसके कि अंदर 4 साइड्स थी और उसके अंदर ये अपोजिट साइड्स का एक पेयर बन रहा है, अपोजिट साइड्स का एक पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर पैरेलल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेपीजियम हो सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ये पूरी तरह से मैंने इस क्वेश्चन को खोल के बता दिया है, इससे एक भी पॉइंट खोल के नहीं बताया जा सकता। और सुन लो, इससे एक भी स्टेप खोल के इस क्वेश्चन को नहीं बताया जा सकता। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा व्यू छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कुछ अगर ज़्यादा पार्ट देखना है तो आप देख पाओ। बताओ जी, कहाँ तक ऊपर करूँ अब? आया है समझ में कि नहीं आया भाई लोग? ऑनलाइन वाले प्राणी बताएं। सर हाँ जी, कुछ देखना है, पूछना है इसके अंदर कि क्या हुआ एक्चुअलिटी में, कुछ बात जो ना समझ में आई हो। देखो, जो बीपीटी है ना, उसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि जब हम बीपीटी लगा रहे हैं तो बीपीटी में सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया कि ये अपॉन में ये अपॉन में ये, इसका रेशो बराबर है। इसके बाद हम बहुत सारे रेशोस बता सकते हैं इक्वल, यानी कि अब चाहूँ तो मैं ये अपॉन में ये पूरा ले आऊँ और ये अपॉन में ये पूरा ले आऊँ, तो इसका रेशो भी बराबर आएगा। अगर मैं उल्टा घुमा दूँ, उल्टा घुमा दूँ मतलब कि अब मैं रेड पेन का यूज़ करता हूँ, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो ये अपॉन में ये लाऊं तो उधर से भी ये अपॉन में ये, रेशो बराबर होगा। सिर्फ एक बीपीटी को इतने तरीके से घुमाया जा सकता है। कुछ टीचर हैं जो डायरेक्टली लिख देते हैं ऐसी चीज को कि ये बीपीटी से हो जाएगा, और कुछ जगह पे इसको प्रॉपरली बताना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पूरा प्रॉपरली बताना चाहिए, और सिर्फ क्योंकि बीपीटी में सिर्फ हमें पार्ट पार्ट का रेशो इक्वल दिया गया है, पूरे का नहीं बताया गया। ऊपर करूं, डाउन करूं? लो जी,
हाँ जी, समझ में आया है ये कि नहीं आया है, बताएं जरा। करण, आ गया सर। करण, खुशी, नितिन, पलक, पीयूष, रौनक, वंश। आ गया आ गया सर। सर। आ गया सर। क्लियर सर आ गया। आ गया सर। हम्म। मैं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी पीडीएफ पे। अच्छा ठीक है, पीडीएफ में कोशिश करता हूँ अभी तैयार हो जाए, क्योंकि लगते तो कुछ सेकंड्स ही हैं, लेकिन वो अगर सॉफ्टवेयर साथ नहीं देगा तो फिर घंटों में भी काम नहीं होने वाला। तो अभी देखता हूँ उसमें क्या एरर आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आराम से बैठ के देखता हूँ, उसको ठीक करता हूँ। अच्छा, तो अब आगे की बात है, कुछ क्राइटेरिया हैं कि भाई सिमिलर ट्रायंगल्स कब होते हैं, उन पे बेस्ड थ्योरम्स भी हैं। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि वो थ्योरम्स लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि थ्योरम्स वो पूछी कम जाती हैं पेपर के अंदर। थ्योरम्स पूछी कम जाती है, मतलब ना के बराबर पूछी जाती हैं, पूछी ही नहीं जाती। जो मेन थ्योरम्स हैं वो है बीपीटी हो गई, पाइथागोरस हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली हो गई, वो भी आगे आएगी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हो गई, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। और जो बीच की 3 थ्योरम बची हुई हैं अभी, जिन पे जो क्राइटेरिया पे बेस्ड हैं, यानी कि जहाँ पे हम क्राइटेरिया को ही सीखेंगे कि भाई ये क्राइटेरिया क्यों बना, ये इसके पीछे का क्या रहस्य है, तो वो रहस्य अगर जानना है तो मेरे को थ्योरम्स के प्रूफ देने पड़ेंगे, उनका प्रॉपरली लिखवाना पड़ेगा। और अगर वो रहस्य नहीं जानने हैं तो हम डायरेक्टली एज ए प्रॉपर्टी उसको चला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा इसका पहले तो साइज प्रॉपरली बढ़ा दें। जैसे कि दो ट्रायंगल सिमिलर किस किस कंडीशन पे हो सकते हैं। वैसे तो सीधी सी बात यह है कि दो शेप्स, जैसे कि दो ट्रायंगल की ही बात करूं, ये दोनों तभी सिमिलर हो सकते हैं जब दो कंडीशंस पे खरे उतरेंगे। यानी कि अगर मैं बोलता हूं ए बी और सी, और यहां पे लिखता हूं पी क्यू और आर, तो अगर ये चीज हो रही है इसके अंदर कि ए एंगल पी के इक्वल आ रहा है, बी एंगल क्यू के इक्वल आ रहा है, और सी एंगल आर के इक्वल आ रहा है, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये, एंड दूसरा पॉइंट इनका रेशो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, और बी सी अपॉन में क्यू आर, अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ आती हैं तो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। लेकिन जो क्राइटेरिया हैं हमारे आगे, जिन जिन के ऊपर काम होगा, उससे हमारे को कुछ शॉर्टकट मिल जाते हैं, जहां पे हमें पूरी की पूरी 6 बातें नहीं लिखनी पड़ती। वहां पे हम इस बात को सीखते हैं कि दो ट्राइंगल मैं बड़ा छोटा ले रहा हूं क्योंकि सिमिलर बताना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना, ए बी सी और एम, यहां पी क्यू आर ही ले लेता हूं, पी क्यू आर, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हो जाए। अब तीनों एंगल का भी एक शॉर्टकट है कि अगर ऐसे बोलूं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, आवाज आ रही है ना सब तक? एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, या तो ये तीन कंडीशंस आ जाएं, तो भी हमारी क्या हो जाएंगी, साइड्स की रेशियो अपने आप बराबर होगी। वहां पे हमने इसी बात को प्रूव किया है, वहां पे हमने इसी बात को प्रूव किया है, यानी कि जो क्राइटेरिया वाली बात है ना, वहां पे क्या होता है कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो उससे मैं इस सेकंड पॉइंट पे पहुंच जाता हूं कि यहाँ पे साइड्स की रेशियो बराबर हो जाती है। और जब साइड्स की रेशियो बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो आप ट्राइंगल्स को या शेप्स को कह सकते हो कि आप सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही होने से ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बचा हुआ पॉइंट है, जो रेशो वाला पॉइंट है कि साइड्स का रेशो, साइड्स आर प्रोपोर्शन या साइड्स आर इन द सेम रेशो में होनी चाहिए, वो रेशो में बन जाती हैं। इसके बाद वो चीज अपने आप होती है, वहां पे इसी बात को हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो सिर्फ आगे एज ए प्रॉपर्टी काम करता है कि अगर सिर्फ ट्राइंगल के 3 एंगल
यानी कि 3 इसके और 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, वहां पे रेशियो वाला पॉइंट फिर दिखाने की जरूरत नहीं रहती, साइड्स का रेशियो वाला पॉइंट इस टाइम पे दिखाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि प्रॉपर्टी या थ्योरम के अंदर ये बात हो चुकी होती है, इसलिए इसको अलग से अब बताया नहीं जाता। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बताओ तो सही, हाँ या ना। मुझे फिर से बोलना पड़ेगा कि सांप सूंघ गया क्या? हाँ बताओ भाई, इधर वाले बच्चे बताओ क्या बोला है मैंने। हाँ भाई उधर से बताओ कोई जना, कि क्लियर हुई बात की मैंने बोला क्या है। नहीं सर। बोला ये गया है, मेरी बात सुनो, बच्चों को समझ में नहीं आई बात। बोला ये गया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब ये वाला येलो वाला पार्ट हो जाएगा, साथ में ये ब्लू वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट हमें मिल गया जब हमने प्रॉपर्टीज को, क्राइटेरियाज को जब हमने समझा कि भाई अगर ट्रायंगल के 3 एंगल इक्वल है ना, तो इससे जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि साइड्स वाला जो पार्ट है, जो रेशियो साइड्स की आनी चाहिए वो आ जाती है। आपको दिखाता हूं, ये लिखे क्राइटेरिया। अब जैसे कि आपकी थ्योरम है, कहां पे गई ये रही थ्योरम 6.3, देखो यहां पे क्या कह रहा है। इफ टू ट्राइंगल्स, पढ़ो पहले इसको ध्यान से, इफ टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर टू ट्राइंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, यानी कि जो मैंने पहला केस बताया कि ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? देन क्या होगा? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो क्या हो जाता है? उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो जाती है, और फिर एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए हमने 2 कंडीशन सीखी थी। बहुत से टीचर तो इस बात को बताते ही नहीं है। क्या हुआ? वो कहते हैं जी बस यही कहानी है, राम कहानी ये नहीं है, राम कहानी कुछ और है। ये रही सबसे पहले वाली शीट आपकी, सब कुछ बुक में दे रखा है उन्होंने। ये देखो, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। ये 2 बातें जब होंगी, एंड का मतलब ये भी हो और ये भी हो, अदरवाइज नहीं। और इस थ्योरम के अंदर जो अभी हमने सीखी, भाई ये 2 प्रॉपर्टी समझ में आई है, ऊपर वाली जो मैंने अभी रेड लाइन करी है, अंडरलाइन करी है, जिसको 2 बातें समझ में आई हैं कि 2 ट्राइंगल सिमिलर तब हो सकते हैं सिर्फ एंगल्स इक्वल हो, नहीं होते सिर्फ साइड्स रेशियो में नहीं होते। लेकिन हमने बाद में इस चीज को जाना, ये हर शेप्स के अंदर नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल तभी सिमिलर होंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है क्वाड्रिलेटरल वाला। लेकिन अगर हम क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर करना चाहते हैं तो दोनों कंडीशंस लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन हमारे ट्राइंगल्स के अंदर हमने इस बात को आगे जाना, हमने इस बात को प्रूव किया आगे। वापस आते हैं उसी शीट पे जहां पे मैं पढ़ा रहा था। ज्यादा आगे जंप तो नहीं कर गया? ज्यादा ही आगे लगता। ये रही, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो क्या हो जाता है? देन वर्ड यूज किया है, तब क्या होगा? तब देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी सेम हो जाती है। ये इस थ्योरम में प्रूव किया गया, यानी कि एज ए प्रॉपर्टी आगे चलेगा ना ये, कि अगर किसी 2 ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स की रेशियो है वो बराबर हो जाती है, और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या बोला है बताओ भाई ऑनलाइन वाले। अब मेन प्रॉब्लम आई थी मेरे ख्याल से रौनक भारती को। रौनक भारती बताओ क्या बात समझ पाए हो? यस सर, आ गई। बात समझ में आनी जरूरी है। इस थ्योरम को प्रूव मैं अभी नहीं करा रहा हूं, मैं करा दूंगा अगर आप कहोगे तो, लेकिन पेपर में नहीं पूछी जाती। अब बताऊंगा तो फिर ये बाद में मत बोलना कि सर इतना टाइम निकल गया, टाइम तो जाएगा और बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसको खुद, उन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, कुछ एक बातें लिखी हैं, कुछ एक में वाई वाई डाला है, ये आपके लिए खुद के लिए छोड़ी गई हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी क्लास में ये सारी की सारी थ्योरम्स लेके पढ़ा दूंगा आपको कि क्या एक्चुअल में इसके अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है। अगली वाली थ्योरम देखो क्या है, यानी कि हमने एक क्राइटेरिया देखा
कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बता दो, यानी कि तीनों जो एंगल है वो इक्वल बता दो। अब तीनों का भी एक शॉर्टकट बन गया कि सिर्फ दो ही बता दो। अब कहोगे जी दो क्यों बता दो, अब जरा उससे भी ध्यान से देखो। एक तो मैं इरेजर चेंज करूं यार, इरेजर मुझे परेशान कर रहा है ये वाला। हाँ देखें जरा, एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल ये लिया। ये एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल है 40 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा, 80 का आएगा। ठीक है, मैंने कहा ये वाला एंगल 60 का है, ये वाला 40 का है, तो इसका तीसरा एंगल कितने का आएगा, 80 का आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसके तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, 80 80 के बराबर है, 60 60 के बराबर है, 40 40 के बराबर है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई जी, तीनों एंगल इसके और तीनों एंगल इसके इक्वल हो। अब मैं इसका एक गायब कर देता हूँ 80 वाला, और इसका भी एक गायब कर देता हूँ 80 वाला। अब मैं कहूँ कि एक 60 का है, दूसरा 60 का है, एक 40 का है, दूसरा 40 का है, तो तीसरे को लेने की जरूरत है? तीसरे वाला तो अपने आप ही इक्वल आना है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल के हिसाब से तीनों एंगल का सम 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 180 ही होगा। तो तीसरा एंगल जो इसका निकलेगा वही सेम उसका भी निकलेगा। अगर दो दो एंगल इसके बराबर हुए, एक 60 एक 60 एक 40 एक 40, तो तीसरा एंगल इसका भी 80 ही आएगा, उसका भी 80 आएगा, ना कम ना ज्यादा, 80 ही आएगा। बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हो सर। अगर ये दो 60 के हैं, एक इसका 60 और एक इसका 60, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग में एक पार्ट सेम हो गया। ऐसे इसका एक 40 तो उसका भी एक 40। तो तीसरा एंगल जो इसका बचेगा और तीसरा एंगल जो उसका बचेगा, वो जो लिखा नहीं हुआ है, अगर मैं निकालूं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो वो भी उतना ही आएगा जितना दूसरे वाले ट्रायंगल में आएगा। तो उसको लिखने की और निकालने की जरूरत क्यों है, ये हमें मालूम है। दो दो अगर इक्वल हो गए तो तीसरा तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो इस ए वाला जो रूल है, यानी कि तीनों एंगल्स को लेके जो क्राइटेरिया बना, उसको सिर्फ ए तक छोड़ दिया गया, क्योंकि तीसरे को लेना बेवकूफ़ी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। बेवकूफ़ी नहीं कहना चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है कि हम उसको समय और अपना खराब कर रहे हैं उसको निकालने में। आखिर में तो इक्वल ही आना है। बात समझे कि नहीं समझे? कि अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में से दो दो इक्वल बता दो, दो इसके, यानी कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में से दो दो इक्वल बता दो, कोई से भी, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि उनकी साइड्स भी सेम रेशियो में हो जाएगी। ठीक है जी, एक पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। बाकी के पॉइंट्स में फिर अगली क्लास में लेता हूं, और कोशिश ये करते हैं कि क्या करूं, प्रूव करना बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं खुद इसको दुविधा में हूं इस साल। चलो बाकी हम अगली क्लास में करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जयराम जी की राधे राधे, बाय बाय। ठीक है।